नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का, जहां आज हम आपको खबरदार करेंगे योगी की ब्रह्मोस रणनीति से, जहां 2027 के चुनाव से पहले बुलडोजर से ब्रह्मोस तक का मतलब क्या है। इसके बाद बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर से जुड़ी खबर है। आखिर बाबरी के हुमायूं किसी की ए टीम है या बीजेपी की बी टीम? बेरोजगारों के फॉर्म से सरकारी कमाई करने वाली सरकार से आपको खबरदार करेंगे और ईरान के वॉर जोन में युद्ध से पहले आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। और अब खबरदार हो जाइए, बुलडोजर से ब्रह्मोस तक पहुंच चुकी उत्तर प्रदेश की सियासत से। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कल यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश कर अपना विजन सामने रखा। 2027 के चुनाव में जाने से पहले तय कर दिया कि चुनावी रेवड़ी से ज्यादा रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। आज योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल की कवर इमेज बदल दी। नई तस्वीर में वो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। सवाल यह है कि ब्रह्मोस के साथ योगी क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। कि मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपाचट के लिए तैयारी रखी। 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। योगी आदित्यनाथ को है विश्वास कि वो 2027 में फिर आएंगे। क्या इसकी वजह उनकी पहचान बना बुलडोजर है, जो संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर टूट पड़ता है। जो है कई साल पहले ये पूरी तरीके से जो ये पूरा मदरसा है वो बना हुआ जो बताया जा रहा है। और देखिए फिलहाल यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए किस तरह से जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार मदरसे पर जो यहाँ पर जो किया जा रहा है। और 230 वर्ग मीटर जगह में ये बना हुआ ये पूरा मदरसा बताया जा रहा है, जिसको यहाँ पर ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बताया जाता है कि जो बीते साल में जो है जून महीने में इसको हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था, लेकिन इन लोगों की तरफ से अपील करने की बात कही गई थी। फिर प्रशासन की तरफ से जो है समय भी गया, लेकिन जो अपीलेट कोर्ट थे वहां से भी जो है कोई इनको जो राहत नहीं मिली। और उसके बाद अब यहां पर 30 दिसंबर को यहां पर इस पूरे मदरसे को हटाने की पूरे आदेश की जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई। संभल के इस मदरसे को जून में हटाने को कहा गया। अपील का समय दिए जाने के बाद भी जब सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं हटा तो दो बुलडोजर आते हैं, अवैध मदरसे को जमींदोज कर देते हैं। किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की राय बदलने का दावा करने वाले योगी ने 2027 से पहले सोशल मीडिया पर अपनी कवर फोटो बदल दी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ दिख रहे हैं। सवाल है कि ब्रह्मोस के साथ वाली फोटो के जरिए योगी क्या कोई राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में वो भी हर विरोधी को हौंक देंगे? अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है, जो दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती। इसकी वजह इसकी रफ्तार है, जिसकी मार क्या होती है कोई पाकिस्तान से पूछ सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। और पाकिस्तान ये नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक कारण है।
डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है, जिसके साथ फोटो लगाकर योगी विकास की बड़ी परियोजनाओं के साथ सुरक्षित और सशक्त उत्तर प्रदेश की झलक का संदेश दे रहे हैं, जो यूपी की आर्थिक प्रगति, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बड़ा संदेश कहा जाता है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है। इस बार बजट 2027 के चुनाव से पहले का योगी सरकार का पूर्ण बजट था, जिसमें किसान, महिलाओं और बुनियादी ढांचे पर जोर देने के बाद इस कवर से योगी अपनी हार्ड पावर वाली छवि को मजबूती दे रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि योगी की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर है, जो अब सिर्फ खेती किसानी का राज्य नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों के निर्माण का केंद्र बन रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। योगी की नई तस्वीर उनके विकास के विजन को भी दिखाती है, जिसे हासिल करने से पहले ही यूपी में देश के 65% मोबाइल फोन बन रहे हैं। सांस्कृतिक टूरिज्म में यूपी नंबर 1 बन गया है, जहां 2025 में 156 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। साल 2016-17 के 14,169 के मुकाबले 2025-26 के नवंबर महीने तक कारखानों की संख्या 30,695 के साथ दोगुनी हुई। 2016-17 में 84,000 करोड़ से निर्यात बढ़कर 24-25 में 1.86 लाख करोड़ हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर महीने तक 1.31 लाख करोड़ का निर्यात हो चुका है। साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं। जेवर शुरू होने के पहले 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। इस तरह योगी की नई तस्वीर सुपरसोनिक केसरिया संदेश के रूप में देखी जा रही है, जिसके केंद्र में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो वादा है जो अब विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के इस आरोप को तार तार करने में योगी इस तस्वीर के जरिए भी जवाब देते दिखते हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, तो 2027 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन योगी अपनी सुपरसोनिक केसरिया छवि से विकास के मुद्दे पर विपक्ष से दो हाथ करने की तैयारी में जुटे हैं, जिससे विरोधियों को खबरदार करना योगी के लिए आसान होगा। यूपी में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे योगी का यूपी को लेकर सपना उसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। समाजवादी पार्टी लगातार इसे लेकर उन पर हमलावर है, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स को लगता है कि योगी का ये टारगेट भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन 2027 के चुनाव में उनके बहुत काम आ सकता है। साधु बाबा, साधु बाबा। वो साल था 2010, जब लालू प्रसाद यादव ने भरी संसद में भगवा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ का साधु बताकर मजाक उड़ाया। ये तक कहा कि साधु हो इसलिए मंदिर में घंटी बजाओ, भाषण मत दो। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा
आपका काम है मंदिर में घंटा, आपका काम है मंदिर में पूजा। लालू जी साधु भी रहिएगा, MP भी रहिएगा, है ना। संसद का ये वाकया बताता है कि लालू प्रसाद यादव जैसे मंझे नेता भी योगी आदित्यनाथ को पहचानने में गच्चा खा चुके हैं। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा Note. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू यादव जब योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ा रहे थे, तब सदन में आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे। वो अलग बात है, दोनों को सत्ता से उखाड़ने में योगी ने बड़ा रोल निभाया। देश की सियासत भले ही बदल गई हो, आरजेडी और समाजवादी पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर हो, लेकिन योगी को लेकर पुरानी सोच नहीं बदली। सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है वो कभी भी नहीं बनेगी, बाबरी नहीं बनेगी, रीबर्थ चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कह रहे थे कि ऐसा है कि वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है। इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वादा अरे कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये सब कहने वाले राम गोपाल यादव यही नहीं रुकते। उन्होंने यूपी के बजट पर बोलते हुए तंज कसा कि सीएम योगी कोई अर्थशास्त्री नहीं है। जब इस बजट पे कोई निगाहें थी, सबकी निगाहें झुक गईं, तो वहाँ कौन सा अच्छा बजट आएगा? कौन सा अर्थशास्त्री मुख्यमंत्री बैठा है? तो 2010 में लालू प्रसाद यादव जैसे विरोधियों ने योगी आदित्यनाथ को इसलिए हल्के में लिया क्योंकि उनके मुताबिक योगी एक साधु हैं और उनका काम मंदिर में घंटा बजाना है, ना कि भाषण देना। इसी तरह 9 साल बाद यूपी की लगातार कमान संभालने का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री पर यह कहते हुए तंज कसा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री कोई अर्थशास्त्री? सवाल है कि क्या ब्रह्मोस के साथ योगी की यह तस्वीर 2027 में उन्हें लेकर इस सोच को भी तोड़ देगी? योगी आदित्यनाथ अपने पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में आए तो एक छवि उन्होंने बनाई थी कि वो एक कुशल प्रशासक हैं, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और टफ है, टफ लीडर, टफ सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है, यदि आपको याद हो कि पिछले बार बुलडोजर को लेकर उनकी छवि पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, अब वो उससे निकलकर सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन अपनी टफ छवि को छोड़ना नहीं चाहते। उसके साथ बने हुए, लेकिन बुलडोजर से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं योगी जी। तो जिन योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया जाता रहा, वही योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच खड़े, जो अपने शासनकाल में यूपी को देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करवाने को लेकर गर्व जताते हैं। उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। तो योगी आदित्यनाथ यूपी के साथ ही अपनी भी छवि बदलते दिख रहे हैं। जिस तरह से यूपी के 9 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में उन्होंने कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास पर बड़ा दांव खेला, सोशल मीडिया पर अपने नए प्रोफाइल में ब्रह्मोस को जोड़ा, वो बदलाव का संदेश देते दिखते हैं, जो उनकी सख्त प्रशासक वाली छवि को ही मजबूती देता है। ये बहुत बड़ा संदेश है और वो संदेश है डेवलपमेंट का। ब्रह्मोस के साथ एक तो छवि बनती है टफ लीडर की, लेकिन टफ लीडर बुलडोजर वाला नहीं है, ब्रह्मोस वाला है। ब्रह्मोस एक तो राष्ट्रवाद की इमेज के साथ जुड़ता है और दूसरा विकास के साथ जुड़ता है। आपको याद हो कि लखनऊ में ब्रह्मोस का जो है काम शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, राजनाथ जी जो लखनऊ से सांसद है उन्होंने भी जिक्र किया था। तो ब्रह्मोस के साथ कवर पेज पर यदि योगी जी दिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद के साथ चल रहे हैं। ये एक नई छवि वो गढ़ना चाहते हैं। योगी की छवि को लेकर प्रयोग कहें या ये संयोग, गुहार लगाती छोटी छोटी बच्चियों की कहानी से भी प्रभाव होता दिखता है, जिसमें योगी फौरन कार्रवाई का आदेश देते हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से छात्रों को चाइनीज मांझे से खबरदार करने के लिए लिखी गई चिट्ठी भी इसी तरफ किया गया प्रयास नजर आता है। ये कनेक्ट का संदेश है और वो थोड़ी सी इमेज को सॉफ्टवेयर कर रहे हैं कि एक सोशल कनेक्ट भी दिखाई दे, और जो एक धर्म को लेकर भी छवि बनती रही है कि केवल वो हिंदुत्व के फेस है, हिंदुत्व का चेहरा है और मुसलमानों में उनको लेकर नाराजगी है, या वो मुसलमानों के साथ उनकी सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है, ये जो आरोप लगते हैं उस छवि को भी दूर करने की कोशिश है और सबको साथ लेकर चलने की बात है। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि योगी अपनी नई छवि के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना तो रुकने वाले हैं ना ही झुकने वाले।
मतलब यूपी में माफिया अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा, जो 2027 से पहले उनके नए उत्तर प्रदेश के नैरेटिव को मजबूती देने का काम करता रहेगा। महाशिवरात्रि आने वाली है, आगे होली है, रामनवमी से लेकर ईद समेत कई धर्म के त्योहार आने हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल ही अपनी सबसे बड़ी ताकत को रिव्यू किया है। ताकत कानून व्यवस्था को संभालने की समीक्षा करके सीधे कह दिया कि जो गड़बड़ करेगा वही भरेगा। पर्व त्योहार पर रंग में भंग करने वालों की खैर नहीं। जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, क्योंकि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार उसको सुरक्षा देगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही, महाशिवरात्रि आ रही, होली आने वाली, फिर रामनवमी होगी, उससे पहले रमजान शुरू होगा, ईद आनी है। 2027 के चुनाव से पहले पर्व त्योहार या परीक्षा में कोई माहौल ना बिगाड़ सके, इसकी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात को रिव्यू करते हैं, 5 निर्देश देते हैं। पहला, पर्व त्योहार में अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसकी खैर नहीं। दूसरा, अराजक तत्वों से पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटे। तीसरा, धर्म स्थलों के परिसर से बाहर किसी भी तरह की आवाज ना आए। चौथा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की सोचने वालों को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट पर रहे। और पांचवा, संवेदनशील जगहों पर त्वरित और सतत निरीक्षण बढ़ाया जाए। अब याद करिए ना, 2017 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश था, क्या हालात थे? कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। असल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, योगी सरकार के लिए चुनौती है कि वो किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को रोके। जैसे बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद में पहले कोशिश की जा चुकी, लेकिन तब पुलिस ने फुर्ती से एक्शन लेकर हालात संभाले थे। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं है, अब तो बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, याद करिए 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब आ रहा है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते थे और अब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। अरे बाबरी मस्जिद तो वो। इस दौरान उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए चुनौती दोनों तरफ से। अगर एक तरफ से मौलाना और मुस्लिम नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो दूसरी तरफ से ऐसे हिंदुवादी नेता भी है। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। आपका संघर्ष कामयाब होगा, लड़की वापस आएगी, लेकिन जब तक वो लड़की वापस नहीं आती 25-30 उनकी ले आई है, 25-30 उनकी आ जाएगी। जरूरत है कि ऐसी बयानबाजी पर दोनों तरफ सख्ती की जाए ताकि पर्व त्योहार पर कोई यूपी में अपनी सियासत साधने वाली कोशिश माहौल बिगाड़ कर ना कर पाए। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर
दर्शन करने के लिए आया है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आया। अब अनुमान करिए ये बड़ी संख्या, ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है, हर व्यक्ति आना चाहेगा। खबरदार करती अगली खबर पश्चिम बंगाल में बनती बाबरी मस्जिद से जुड़ी, जिसे बनवाने वाले हुमायूं कबीर को लेकर बीजेपी विरोधी दलों का सुर एक है। निशाना वही जो कभी ओवैसी की पार्टी को लेकर भी साधा गया। आरोप ये कि बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए सवाल आया कि बाबरी वाले हुमायूं खुद ए टीम है या फिर वो असल में बी टीम है। सबने अपने अपने हिसाब से राजनीति की ईंट उठाई है। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हुमायूं कबीर का विरोध करती है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं बोलती। कांग्रेस के नेता बाबरी नाम पर सहमत नहीं, लेकिन हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। खुद हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को मुस्लिमों का अधिकार बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में बनती बाबरी मस्जिद, जिसका फिलहाल उत्तर प्रदेश से कोई सीधा रिश्ता नहीं, उस पर सीधे चेतावनी देकर कहते हैं कि कयामत के दिन तक नहीं होगा बाबरी का पुनर्निर्माण। और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बाबरी मस्जिद को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताते हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता कहते हैं मस्जिद तो किसी भी नाम से बन सकती है, फिर बाबरी ही क्यों नहीं। एक मस्जिद जिसको बनना शुरू हुए 2 दिन बीता, उस पर राजनीति की मीनारें इतनी ऊंची उठ चुकी हैं कि अब तो बाबरी की पहली ईंट रखने वाले टीएमसी से निष्कासित खुद अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करते हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा निकाल दी। 22 किलोमीटर लंबी बाबरी यात्रा नादिया मुर्शिदाबाद बॉर्डर के पलाशी से बेलडांगा तक जा रही है, जिससे तय है मुस्लिम वोट बटेगा। बाबरी को मस्जिद को जो लोग रोकना चाहते हैं, इनको खिलाफ जवाब देंगे चुनाव में। इनको अठाठ जरूर पड़ेगी। और ये सारे मुसलमान लोग मेरा जो जनता उन्नयन पार्टी बना चुका हूँ, वो पार्टी को पास चुनाव में वोट डालेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का तो एक पुख्ता वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, तो क्या उसमें कोई असर पड़ेगा आपको लगता है? जरूर पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस का मुसलमान कोई जागीर लेके नहीं रखा, लेकिन मुसलमान अपना जनप्रतिनिधि और मुसलमान को ही बनाएगी। मुसलमान को लीडरशिप में ही वो अगले दिन चुनाव में रिजल्ट आएगी। तो क्या एक बाबरी मस्जिद से पश्चिम बंगाल में उस मुस्लिम वोट की किलेबंदी को हुमायूं कबीर तोड़ सकते हैं जो अब तक ममता के साथ रहा? 2016 से 2024 के चुनाव तक में टीएमसी का मुस्लिम वोट 51% से 75% तक रहा। 2016 में 51% मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ रहे। ये संख्या पिछले विधानसभा चुनाव में 75% तक पहुंच गई, क्योंकि बीजेपी के विरोध में मुस्लिम वोट एकमुश्त ममता बनर्जी के साथ जाता है। हुमायूं कबीर फिलहाल बंगाल की पूरी मुस्लिम सियासत को बाबरी मस्जिद से पलट देना चाहते हैं। क्या यही वजह है विपक्ष के दल बाबरी के हुमायूं को बीजेपी की बी टीम बताने लगे? ये बाबरी मस्जिद वहाँ बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो जानबूझ के हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये बीट वो जो है ना, वो इनके इशारे से कर रहा है, बीजेपी के इशारे से कर रहा है। वहाँ की जो सरकार है उसको कमकुवत करना और वहाँ आने वाले इलेक्शन में कौन सी भी हालत में बीजेपी आएगी, इस तरह का माहौल तैयार करना। क्योंकि मुसलमान बड़े पैमाने पे मुसलमानों के दिलो दिमाग खराब करने का काम इससे हो रहा है। वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की कुछ जरूरत नहीं। कोई भी क्या वाकई इबादत की जगह मस्जिद की चिंता लोगों को है? खबरदार करती बात है कि अगर सच में मस्जिद की चिंता होती तो अयोध्या की मस्जिद को बनाने का काम भी पूरा होता, जिसके लिए कोर्ट की इजाजत से 6 साल पहले 5 एकड़ जमीन पर नींव तक नहीं रखी गई। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद का काम 2 महीने के भीतर शुरू हो गया। ये 2 तस्वीरें क्या ये सवाल नहीं उठाती कि बाबरी के नाम पर राजनीति की जा रही है, मस्जिद के नाम पर धार्मिक अधिकार की बात नहीं? सरकारी कागज कहे जिंदा तो जिंदा, सरकारी कागज कहे मुर्दा तो मुर्दा। भले सामने जिंदा इंसान खड़ा हो, पिक्चर तक बॉलीवुड में इसी थीम पर बन चुकी है, फिर भी समस्या खत्म नहीं होती। जहां कुछ अपने और कुछ पराये सरकारी मिलीभगत के साथ जिंदा को कागज पर मुर्दा साबित करके उसके नाम का पैसा तक खाने लगे। खबर मध्य प्रदेश से है। जिंदा पति खुद को जिंदा साबित करने पर मजबूर है और उससे अलग हो चुकी पत्नी विधवा बनकर पेंशन उठा रही। जिंदा है साहब, जिंदा है। 3 बार बोलो, हम जिंदा है साहब, जिंदा है।
हाथ में कागज पर खुद को जिंदा बताने की कसक और सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटकर टूट चुके इंसान की खबरदार करती ये खबर, जहां सरकारी व्यवस्था में कागज ही ऐसा सच मान लिया जाता है, जिसके बाद जिंदा आदमी सरकारी कागज में खुद के मरा घोषित होने की खबर के बाद दौड़ दौड़ कर अपने आप के जिंदा होने का सबूत देता घूमता रहता है। औरत हमारा विधवा पेंशन ले रही है। अच्छा, आपको मृतक घोषित कर दिया? सब घोषित करवा दी 2014 से। हाँ, अब मान लीजिए कि अब हमारे से खर्चा फराग ले रही है 2016 से। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, सुनकर आप समझेंगे सरकारी विभागों का हाल क्या है, जहां चंद्रवली पटेल की पत्नी ने 2014 में दहेज का मामला दर्ज करा के पति को जेल भिजवा दिया। बाद में 2018 में कोर्ट के आदेश पर हर महीने पत्नी को 5,000 रुपए का गुजारा भत्ता चंद्रवली पटेल देने लगे। इस बीच पत्नी ने अपने पति को कागज पर मुर्दा घोषित करा दिया, विधवा पेंशन लेना शुरू कर दिया। यानी जो आदमी दावा करता है कि वो गुजारा भत्ता पत्नी को दे रहा है, उसकी पत्नी अपने पति को कागज पर मुर्दा बताकर विधवा पेंशन भी उठा रही है। अब ले रहे हैं सर, लेवाने जाते हैं, वो नहीं करते हैं। फिर आपको कैसे पता लगा? जब हम जेल गए तो जेल से आए तो बाहर निकले तब जानकारी हुआ। काहे के लिए जेल गए थे? वही जेल करवाई थी। इस संबंध में हमने संबंधित जो हमारे जनपद पंचायत के सीईओ हैं उनको मैंने भेजा है वो मामले को, और उसकी पूरी जांच की जा रही है और कितने महीने से ये सारी चीज़ें, कितने साल से ये चीज़ें हो रही हैं, इस पे उनसे जैसे जांच प्रतिवेदन हमें उपलब्ध हो जाएगा वैसे ही संबंधित जो भी इसमें दोषी होंगे, संबंधित अधिकारी चाहे कर्मचारी हों, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस तरीके के गलत तथ्य प्रस्तुत करके और अगर इस तरीके के शासन से लाभ लिया है, उनके लिए भी हमारे पास जो भी प्रोविजन होंगे उसके तहत कार्रवाई करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, उस व्यवस्था की है जहां कागज को जिंदा और इंसान को मरा हुआ मान लिया जाता है। सिंगरौली में सिस्टम की ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है, जहां जिंदा आदमी तख्ती लेकर सरकारी दफ्तर की चक्कर काट रहा है, तो वहीं पत्नी कागजों में विधवा बनकर विधवा पेंशन ले रही है। सालों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए पेंशन चलती रही, शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सवाल अब यही है कि सिस्टम अब जागेगा या फिर जिंदा आदमी खुद के जिंदा होने का सबूत देता रहेगा। सिंगरौली से हरिओम के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब बात मध्य पूर्व में महायुद्ध के खतरे की। ईरान पर कल अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई घंटे बैठक चली, फिर भी नेतन्याहू अमेरिका को हमले के लिए नहीं मना सके। महायुद्ध के खतरों के बीच आज तक तेहरान पहुंचने वाला इकलौता न्यूज चैनल है, जहां आज तक संवाददाता सुमित चौधरी उस गुप्त लैब में पहुंच गए जो ईरान की तैयारियों की रीढ़ है। तेहरान से 17 किलोमीटर दूर ईरान की ये वो जगह है जिसकी वजह से अमेरिका को हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान की उस खास जगह पर जा रहे हैं जो उसकी तैयारियों के लिहाज से बहुत खास है। कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पर बनाया जाता है, एक छोटी सी मशीन। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान के उस विशेष सेंटर के बारे में आज आपको बताएं, उससे पहले इजराइल की बात जो ईरान पर हमले के लिए उतावला है। पिछली बार ईरान इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब रहा। ईरान की मिसाइलें इजराइल में फटी और बड़ी तबाही मची। इसी नुकसान को देखते हुए इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू किया। दिन रात एक किया, तब जाकर डेविड स्लिंग का सफल परीक्षण हो पाया। इजराइल का दावा है कि अब उसका आसमान नो फ्लाई जोन जैसा बन गया है। डेविड स्लिंग न केवल ईरान की बैलिस्टिक और मिसाइलों को हवा में भस्म कर देगा, बल्कि दुश्मन के घातक ड्रोन्स का भी कार बनेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल को यह कामयाबी तब मिली जब उसके प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को करीब 3 घंटे तक ईरान पर हमले के लिए समझाते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं हुए, जबकि वो अपनी आदत के मुताबिक दर्जनों बार ईरान की मिसाइल ताकत को तबाह करने का दावा कर चुके हैं।
ईरान के पास आखिर वो कौन सी ताकत है जो उसे दोबारा से रिचार्ज कर देती है? ये सवाल खोजते खोजते आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ईरान के उस परदेश टेक्नोलॉजी पार्क पहुंचते हैं जिसे अक्सर ईरान की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तकनीक के ऊपर कैसे काम, हम आपको इसी ईरान की सिलिकॉन वैली के अंदर हम लेकर आए हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये है ईरान की सिलिकॉन वैली, यानी वो महत्वपूर्ण इलाका जहां पर सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाता है। और अभी आज तक की टीम दुनिया की एक ऐसी बड़ी टीम है, एक पहली टीम होगी जो इस समय ईरान के इसी इलाके में, इस सिलिकॉन वैली के इस सेंटर में मौजूद है। ईरान के उस गुप्त दिमाग की ही वजह से ईरान अपने ऊपर प्रतिबंधों की परवाह किए बिना मिसाइल से लेकर देश के नागरिक इकोसिस्टम तक के लिए हाईटेक इनोवेशन किए जा रहा है। एक छोटी सी मशीन जो बताई गई वो ये था, जब आप कोई भी बड़े आप कह सकते हैं इक्विपमेंट बनाते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट बना रहे हो, चाहे वो टैंक बना रहे हो, तब उसको अक्सर जोड़ने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उन मशीनों के प्रेशर जो मशीन होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो भी मशीन जो है बैन थी ईरान में। तो ऐसे में ईरान ने कुछ ऐसी मशीनें अपने आप डेवलप की हैं, और ये इसलिए भी अगर आप देखें तो आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो ईरान खुद डेवलप कर रहा है। ईरान पर हमले में हो रही देरी की वजह में कहीं ना कहीं उसकी इस तरह की गुप्त लैब का हाथ हो सकता है, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान की भरपाई कर दी है। चैनल 12 और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने बताया कि ईरान अपनी मिसाइल शक्ति को युद्ध से पहले वाले स्तर पर ले आया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन और ट्रंप के मिडनाइट हैमर ने जो तबाही मचाई थी, ईरान उसे कुछ ही हफ्तों में भरने वाला है। इजरायली खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास जल्द ही 1800 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा होगा। ये सिर्फ संख्या नहीं, इजराइल के लिए डेथ वारंट है। अगर ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ मिलकर ये 2000 मिसाइलें एक साथ दागी तो इजराइल का डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम भी पस्त हो सकता है। इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कह दिया है, अगर ओमान की डील फेल हुई तो इजराइल अकेला हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। तो मिडिल ईस्ट महायुद्ध की आग में कभी भी झुलस सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, यह हमारी रेड लाइन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर एक भी हमला हुआ तो जंग सिर्फ तेहरान तक नहीं रहेगी, पूरा क्षेत्र आग की लपटों में होगा। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुद फरवरी की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका अगर अटैक करता है तो ये क्षेत्रीय युद्ध बनेगा। और अब बात बांग्लादेश के चुनाव की, जहां वोट गिनने का काम शुरू हो गया है। 48 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। पूरे नतीजे सुबह आएंगे। आपको बता दें कि सबसे आगे नतीजों के हिसाब से बीएनपी गठबंधन चल रहा है, जिसे सबसे ज्यादा 29 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर पर जमाते इस्लामी, जिसे 10 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं अन्य के खाते में 9 सीटें। भारत विरोधी हसनत अब्दुल्ला के भी जीतने की खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि सीधे ढाका से हमारे साथ लाइव हैं। इंद्रजीत, एक तो ये भी समझाइए कि कितनी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकल पाए, और ये जो नतीजे हैं ये कब तक पूरे रूप में सामने आने की उम्मीद है? बिल्कुल श्वेता, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इस चुनाव में जो मतदान प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग शुरू हो गई है। और बांग्लादेश में जो होता है, जो सिस्टम है कि जैसे मतदान खत्म हो जाता है उसके बाद से ही काउंटिंग शुरू हो जाती है, पूरी रात भर चलेगी। तो अभी जैसा कि आप कह रहे थे, अनऑफिशियल आंकड़े हैं और बीएनपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, वो सरकार बनाएंगे। और जमात इस्लामी और उनके जो घटक दल है, जैसे एनसीपी, जमात इस्लामी के आमिर ने भी ये जताया है कि उनको उनके जितने भी घटक दल है वो लोग आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये क्लेम चल रहा है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है और ये पूरी रात चलेगी। कल सुबह तक जो फाइनल आंकड़े हैं वो आने की उम्मीद लगाई जा रही है और तभी पता चलेगा कि ओवरऑल जो सिनेरियो है बांग्लादेश में 300 सीट का ये जो जातीय संसद जिसे कहते हैं, वहां पे कौन आगे चल रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है लोगों के बीच में कि बीएनपी जो दल पहले भी पावर में रह चुकी है उनको एडवांटेज है। तो देखिए, आज तक ढाका से, सीधे ढाका से रिपोर्ट कर रहा है और आपको बांग्लादेश चुनाव के सारे नतीजे हम दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए। तो ईरान से लेकर ढाका तक हर जगह आज तक के संवाददाता हैं। आज तक
जब जनता के हित में खबरदार करता है तो असर होता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में आज तक ने सरकारी अंधेरगर्दी पर खबरदार किया, दिखाया कि कैसे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सिखाने पढ़ाने के लिए एलईडी टीवी और साफ पानी के लिए आरओ सरकार ने भेज दिया, जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। आज तक की खबर के बाद विभागों में चलती लड़ाई रुकी, सेंटर पर बिजली कनेक्शन दिया गया। आगर मालवा जिले में आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी और साफ पानी के लिए आरओ खरीद कर बांटा, लेकिन वो बच्चों के किसी काम का नहीं, क्योंकि उन केंद्र पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। मुझे कल आज तक न्यूज चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि कुछ आंगनबाड़ियों में विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं है, तो इसमें मैंने तत्काल कार्रवाई की, अपनी टीम को निर्देशित किया और हमारी टीम ने आज से काम प्रारंभ ही कर दिया है। तो और हमारे महिला बाल विकास अधिकारी श्री गुप्ता जी से भी आज बात हो गई है, उन्होंने हमें सूची भी दे दी है। तो हम दोनों ने मिलकर सामंजस्य बना के जहाँ जहाँ पे आंगनबाड़ियों में दिक्कत है वहाँ केबलीकरण का काम, मीटर का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी उसको सुचारू व्यवस्था विद्युत की कर देंगे। और आसपास भी हमारे जिलों में भी ये काम चलने लगा है, इसकी भी सूचना हम लोग को आने लगी है, तो हमारे बहुत जल्दी से जल्दी व्यवस्था चालू हो जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्र पर आज तक कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ आज तक मीडिया वाले आए थे, उन्होंने ये खबर आगे तक पहुंचाई, विद्युत वालों तक खबर को पहुंचाई। विद्युत वाले आए, हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन और मीटर कनेक्शन कर दिया गया है, अब लाइट की व्यवस्था हो चुकी है। आज तक मीडिया वालों का धन्यवाद। आखिर में आपको एक खबर से खबरदार करते हैं। बंगाल में बेहद खतरनाक निपा वायरस से पहली मौत से हड़कंप है। अस्पताल में एक नर्स ने दम तोड़ा है जो 11 जनवरी से भर्ती थी। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ।